नमस्कार, मैं दिलीप मंडल, प्रोफेशनल मीडिया कर्मी। सरगम के जिस सुर पे आप बज रहे हैं उसी सुर पे बजते रहिए। राहुल गांधी जो है वो उसको कुछ नहीं आता है, इसके बावजूद कि वो जाके कैम्ब्रिज में पढ़ा के आया है, लेकिन वो ओपिनियन को अगर वो देता जा रहा है लगातार, एक अच्छा फील दे रहा है कि अच्छा ठोका है, तो ये तो आप देखेंगे कि बहुत सारे चैनल्स हैं। लेकिन अभी कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, अब मोदी का खेल खत्म। मंत्री हो, संतरी हो, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई IAS ऑफिसर हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट और कोई कोर्ट दूसरा हो, वो हिलते नहीं थे। तो जितनी चापलूसी उस दौर में हुई है सरकार की, नेहरू जी ने चमत्कार कर दिया और नेहरू जी देश का विकास कर देंगे। मार्केट इकोनॉमी नहीं थी तो गवर्नमेंट सबसे बड़ी एडवर्टाइजर थी। रोज सरकार को गाली दूंगा तो भी मैं सरवाइव कर जाऊंगा, थोड़ा लीगल पैसा है तो लीगल, हाँ, उसमें बहुत पैसा है। अब तो इमोशंस का खेल आ गया। प्रधानमंत्री जी ने एक पेंटिंग बच्चे ने बनाई है, उसको ऐसे ऐसे करके बुलाया है और वहां पर किया है, इसी बात पे वोट पड़ जाएगी। ऐसे ही राहुल गांधी भी एक वो कर रहे हैं, देश यात्रा कर रहे हैं, वो भी एक बच्चे को अपनी जीप पे बिठा के प्यार कर रहे हैं। हमारे CM जो दिल्ली के हैं केजरीवाल, उनको गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट कह रही है जी गिरफ्तार हो गए हैं, तथ्य होंगे तभी गिरफ्तारी हुई है, सब कुछ है सर। दोनों पक्ष में ऑडियंस है, लेकिन 2047 तक जर्नलिज्म सोच पाएंगे हम? अगर पानी उठ रहा है तो हर नाव उठती है। सबसे जो पिछड़ा हुआ अफगानिस्तान पाकिस्तान, वो भी कुछ ना कुछ तो उठेगा ही वहां से। लेकिन आज की तारीख में तो हम वहां पर हैं जहां पर AI को हमारी जरूरत है। AI के आने से फोटोग्राफी को क्या इम्पैक्ट आएगा? फोटो जर्नलिज्म को तो कोई इम्पैक्ट आता दिखता नहीं है। इनफैक्ट यूथ एज जो है वो भी अब दिखनी शुरू हो गई है वहाँ पे। आपको होपफुल रहना चाहिए युवाओं को। सबसे पहली बात तो कि अच्छा समय मान के चलना चाहिए। वो विश्व इतिहास के सबसे अच्छे समय में जी रहे हैं। बहुत सुंदर समस्याएं हैं, पॉल्यूशन और ये सब के कुछ इशूज हैं, रियल इशूज हैं। मैंने भी जिंदगी में सारे हमारे साथ के लोगों ने घर खरीदा, हमने सबसे पहले गाड़ी खरीदी क्योंकि घूमना है। 2% अमेरिका की आबादी है, भारत से बड़ा देश है वो ज्योग्राफिकली, और खेती कर ले रहा है। जिस काम को लाखों लोग कर सकते हैं उस काम को हमारे यहाँ करोड़ों लोग कर रहे हैं। देखिए पंजाब देश के सबसे विकसित राज्यों में था, आज की तारीख में वो बहुत तेजी से तमिलनाडु और महाराष्ट्र के नीचे चला गया ना। ऐसे मैं देखूँ कि एक दुकान के अंदर में काम करने वाला छोटू, अभी छोटू को मालिक भी डांट देता है, वो सामान जिसके यहाँ पहुंचाता है वो भी डांट देता है। मन किया तो 2 थप्पड़ मार दिया, नाउ दैट इज ओवर ना। और इसने सर मोबाइल फोन ने भी जादू कर दिया, किसी ने अगर वीडियो बना लिया तो 5 साल के अंदर में ये जो कॉमेडियंस थे ना, ये अपने ज्यादातर जो 5 साल पुराने जोक देखिए तो जोक किस पे बनाते थे? धोबी पे, औरतों पे, डिलीवरी बॉय, मोटे लोगों पे, गंजे लोगों पे। वो जैसे ही कॉल आउट करना शुरू किया कि ये काले लोगों का क्यों मजाक उड़ा रहे हो, लोअर कास्ट पॉलिटिशियन का मजाक क्यों उड़ा रहे हो। मैं अगर अंधेरे में हूँ तो इस उम्र का आदमी भी मतलब एक लड़की से छेड़छाड़ कर देता अंधेरे में, लाइट आ जाती है तो आदमी यूं जब फोटो नहीं बन जाए। मेरे पास मोबाइल है और पुल गिरते हुए का वीडियो अगर मेरे पास है, सो आई एम द जर्नलिस्ट। उस समय की जर्नलिज्म उस आदमी ने की है जो वहां पर मौजूद है, जिसके हाथ में एक मोबाइल फोन है। नमस्कार, IIP प्रेजेंट्स लेट्स टॉक भारत विद राजेश गोयल में आपका स्वागत है। जर्नलिज्म की बात है क्योंकि जर्नलिज्म डेमोक्रेसी का चौथा पिलर है, स्तंभ है। और आज मेरे साथ दिलीप मंडल साहब बैठे हैं। आपका बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। और आपको हम फॉलो करते हैं, आपके इस एक्सपीरियंस को, जर्नलिज्म के इतने लंबे एक्सपीरियंस को आपने शुरुआत किया था, स्टडी किया था टाइम्स ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट से, टाइम्स स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से। फिर आपने इंडियन एक्सप्रेस को ज्वाइन किया, वहाँ अपनी सर्विसेज दी। इंडिया टुडे में एक लंबा समय बिताया। पार्लियामेंट कवर करने के लिए अमर उजाला को ज्वाइन किया। आज तक के फाउंडर मेंबर रहे, बहुत बड़ी बात है। और आज तक उस वक्त का एक सुपर डुपर हिट चैनल, बहुत मजेदार एक्सपीरियंस, बहुत जल्दी उन्होंने राइज किया, नंबर 1 की पोजीशन को पकड़ा। उसके अलावा जी को ज्वाइन किया, स्टार न्यूज़, स्टार के जो चैनल्स हैं उनको, तो बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस करते हुए फाइनली CNBC आवाज़ में अपना जलवा रखा। इकोनॉमिक टाइम्स फिर ज्वाइन किया, यहाँ बदलाव आया जी, आप डिजिटल में चले गए, डिजिटल में, टेलीविजन टू डिजिटल। जी। उसके अलावा इंडिया टुडे में वापसी की और वहाँ ग्रुप एडिटर, चीफ एडिटर, मैनेजिंग एडिटर के एक बड़े प्रोफाइल को मैनेज किया। और उसके अलावा
ग्रेजुअली कंसल्टेंसी में आए और कुछ एक समय के लिए टाइम आउट लिया, फिर कंसल्टेंसी में द प्रिंट को ज्वाइन किया। द प्रिंट के अंदर आपके अपने एज कॉलमनिस्ट और मैं वहाँ पर वीडियो प्रोग्राम्स भी करता हूँ, दिलीप मंडल की पाठशाला नाम से वहाँ पर काफ़ी रहा हूँ। उसके अलावा अब कंसल्टेंसी पॉलिटिकल पार्टीज को और अपने विचार को दबंगई से और पूरी ताकत से रखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आपने यहाँ आकर के हमारा बहुत मान बढ़ाया है, और खासकर जर्नलिज्म को लेकर के जो हमारी आज की चर्चा है मंडल साहब, वो ये है कि क्योंकि बड़ा बदलाव आ रहा है। एक जर्नलिज्म हमने कन्वेंशनल देखी कि जहाँ पर प्रिंट रहा, टीवी रहा, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से हम लोग, और आपने तो कई बड़े चैनल्स को एस्टेब्लिश करने में पूरी अपनी ताकत लगाई है। और आज का जर्नलिज्म जो कि वेब जर्नलिज्म है, उसके आसपास की दुनिया है, डिजिटल वर्ल्ड है, तो आपके विचार आज के सिनेरियो में जो वेब जर्नलिज्म है उसको लेकर के कुछ बताएं। देखिए सर, ये जो पूरा जर्नलिज्म है बहुत मतलब इतने कम समय में, 3 दशक से भी कम समय में इतनी तेज़ी से हमने बदलता हुआ देखा जी। मतलब हम उस मामले में भाग्यशाली हैं कि इस पूरे जर्नी को, इस चेंज को हमने जिया है। मतलब जिस समय हम शुरू कर रहे थे उस समय प्रिंट का जलवा था और अखबार के पत्रकार ही पत्रकार माने जाते थे। और टेलीविज़न के नाम पर सिर्फ दूरदर्शन होता था और रेडियो के नाम पर आकाशवाणी हुआ करता था। इतना ही, यही मिलाकर मीडिया बनता था। उसके बाद फिर टेलीविज़न पर न्यूज़ की एंट्री होती है, फिर न्यूज़ चैनल्स आते हैं, न्यूज़ चैनल्स का फिर जलवा आ जाता है, टेलीविज़न के पत्रकार ही पत्रकार हैं। देखते देखते फिर वेब आता है, और वेब फिर ये जिस वेब का टोटल जो बिजनेस है वो इस समय बाकी सारे बिजनेस से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता हुआ बिजनेस है। तो वेब लग रहा है फ्यूचर है, लेकिन असल में फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना अब इतना मुश्किल हो गया है। पेस इतना तेज है कि कोई इस बात को अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। खास करके मैं तो कम से कम 3 साल से ज़्यादा के टाइम होराइजन में कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता हूँ कि क्या होने वाला है। आज का समय निश्चित रूप से 2 ट्रेंड मुझे बहुत साफ साफ दिख रहे हैं। एक तो कि मोबाइल फ़ोन जो है वहाँ जो कंटेंट जनरेट होगा वहीं पर सबसे ज़्यादा कंज्यूम होगा, नंबर 1। और क्योंकि अब 5G के बाद जब थोड़ा सा और स्पीड आएगी और वो जब गांव तक वो मोबाइल फ़ोन पेनिट्रेशन होगा, सेकेंड हैंड मोबाइल फ़ोन होते होते एकदम जब आखिरी आदमी तक पहुंचेगा, तो एक बहुत बड़ा नया कंज्यूमर बेस और इंतज़ार कर रहा है नीचे, जो थोड़ा मिडिल क्लास से नीचे है लेकिन वो भी कंज्यूमर है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए जो बिजनेसेस हैं वो भी कोशिश करेंगे, और वो एक तरह से डिजिटल को एक जंप अभी और आना बाकी है। लेकिन इस बीच में एक चीज़ और जो हो रही है और ग्लोबली वो शुरू हो गई है कि जो प्लेटफॉर्म जर्नलिज्म था, कि बड़े प्लेटफॉर्म CNN, फॉक्स, NBC, ABC, ये जो प्लेटफॉर्म थे, या इंडिया में जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, जागरण, अमर उजाला, डेक्कन क्रॉनिकल, ये बड़े जो ग्रुप्स थे वो तो शायद फिर भी सर्वाइव करते रह जाएंगे। लेकिन जो जर्नलिज्म की ब्रांडिंग होगी वो मेरा अनुमान है कि वो इंडिविजुअल्स की तरफ जाएगी। लोग एक्स चैनल को देखने की जगह उस चैनल के एक्स एंकर को शायद देखेंगे और उनके साथ ओपिनियन लेंगे। और वो जरूरी नहीं कि प्लेटफॉर्म के अंदर हो सकता है कोई एक एक्स कुमार या वाई कुमार वो यूट्यूब पे है या इंस्टाग्राम पे है, और हो सकता है कि वो लाखों लोगों के लिए न्यूज़ और ओपिनियन का फर्स्ट सोर्स बन जाए। ठीक। और वो हो सकता है कि फिर अपने आसपास एक बिल्ड करके अपनी एक छोटी मोटी टीम भी डेवलप कर ले। वो जो इंडिविजुअल जर्नलिज्म जरूरी नहीं कि सोलो जर्नलिज्म हो, वो टीम हो सकता है। लेकिन तो आदमी अब मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यूज में जा रहा है, और मेरा जो सच है वो जरूरी नहीं किसी यूनिवर्सल सच का हिस्सा हो। ठीक, ये हो सकता है, मतलब मैं इसको बल्कि इस तरह से देख रहा हूँ कि ये दिस इज एरा ऑफ ट्रूथ इन प्लूरल, कि एक ही चीज़ हो रही है। जैसे कोई एक घटना हुई, मैं उसको जिस तरह से देख रहा हूँ उस तरह से हो सकता है दूसरा आदमी नहीं देख रहा हो, और मेरा जो ट्रूथ है वो दूसरे आदमी का ट्रूथ नहीं हो सकता। एक पॉलिसी बनी कि एक्स ट्रेन जो है वो वाई शहर से होके जाएगी, अभी उस वाई शहर वालों के लिए वो हैप्पीनेस है, लेकिन जेड शहर के लिए वो दुख भी हो सकता है। तो आप कहाँ से देख रहे हैं इससे बहुत फर्क पड़ जाता है। किसी एक ही घटना को, एक ही घटना लगा, उससे एक चीज़ पर टैक्स लग गया, इससे हो सकता है कि टैक्स लग गया, ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंड करेगी, हमारे लिए अच्छा है। लेकिन जिस पर टैक्स लग गया उसके लिए बुरी खबर है। एक ही चीज़, घटना वही हुई है। तो हर व्यक्ति अब उसी चीज़ को अलग अलग तरीके से देख रहा है। तो
चूंकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रूथ है, तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ ओपिनियंस की भी जरूरत पड़ेगी, और प्लेटफॉर्म्स के लिए संभव नहीं कि उतनी सारी मल्टीप्लिसिटीज को अपने अंदर समेटे। अगर समेटेगी का भी तो उसके अलग अलग बॉक्स होंगे, और उस बॉक्स की फिर अलग अलग उसको कोई एंकर, हाँ उसको उन बॉक्स को फिर उन बॉक्स की अपनी आइडेंटिटी होगी, उस प्लेटफॉर्म की ओवरऑल आइडेंटिटी के अंदर वो बॉक्स अपनी आइडेंटिटी रखेगा। तो इसमें इंडिविजुअल जर्नलिज्म का मैं फ्यूचर देख रहा हूँ आज की तारीख में, लेकिन ये 3 साल बाद बदल जा सकता है, क्योंकि डायनेमिक या हो सकता है अभी और भी तेजी से कुछ और नया कुछ आ जाए। ये तो हम देख भी रहे हैं सर, आपने देखा जैसे बड़े ब्रांड्स को आपने बताया, अभी जब हम कोई बड़ा चैनल भी देखते हैं तो उनके सिलेक्टिव शो आते हैं, एग्जैक्टली पर्टिकुलर जो एंकर है उसको पसंद किया जा रहा है। हम ये नहीं देख रहे हैं कि वो ए पर है या बी पर है, वो हम देख रहे हैं कि अगर ये बोल रहे हैं तो मेरी फ्रीक्वेंसी इनसे मैच कर रही है, इनकी बात मुझे समझ में आती है, अच्छी लग रही है। हाँ, ऐसे ही जो वेब के अंदर भी हुआ है, छोटे चैनल्स आए हैं जो हम अब आजकल देखते हैं, वो एक पार्टी के लिए फेवर करते हैं और दूसरी पार्टी के लिए फेवर वो नहीं करते हैं, तो वो सर्टेन टारगेट ऑडियंस को वो राइट सही अपनी बात कह पाते हैं और दूसरे उसको फिर आलोचना भी करते हैं। राइट। तो ये अभी हो भी रहा है। और जो आपने इंडिविजुअल जर्नलिज्म के बारे में बताया है, बिल्कुल, क्योंकि कुछ एक इंडिविजुअल है जो फास्टेस्ट ग्रोइंग पर्सनैलिटीज बने हैं यूट्यूब के ऊपर। यस, इसमें एक प्रॉब्लम है सर जी। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जैसे एक्स आइडेंटिटी एक आदमी ने अपनी क्रिएट की, कि जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ ताकि बात को समझने में आसानी रहे, कि एक आदमी ने प्रो मोदी अपनी आइडेंटिटी बनाई, या एक आदमी ने प्रो केजरीवाल अपनी आइडेंटिटी बनाई। उस आइडेंटिटी के आसपास कंटेंट जनरेट करके उसने अपने के साथ एक ट्रैफिक जोड़ा और सब्सक्राइबर बेस तैयार किया। अभी ये सब्सक्राइबर बेस है, ये सब्सक्राइबर बेस उस आदमी के साथ साथ उस आदमी ने जो प्लेटफॉर्मिंग की जिस आइडेंटिटी की उसकी भी वो ऑडियंस है। अभी ये जो आइडेंटिटी है, ये अगर वो बदलना चाहे तो ये दुनिया के सबसे मुश्किल काम में से एक काम हो जाएगा, क्योंकि अगर आदमी हॉल के अंदर बंदर का नाच देखने आया है, उसको जैसे ही अचानक से आप कहेंगे कि अब दवा बेचूंगा, तो बंदर का नाच देखने वाला आदमी कहेगा अब तो मैं गया। तो और ये अगर जैसे ना कि आप शास्त्रीय संगीत की सभा में अचानक से आप हिप हॉप बजा देंगे, तो ये एक्चुअली जो आइडेंटिटेरियन जो जर्नलिज्म है, इसकी ये भी मुश्किल है कि आपने अगर नाच दिखाने का चैनल शुरू किया है तो आप अचानक से ये नहीं हो सकता है कि अब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। तो ये भी एक तरह से घिटवाइजेशन भी है, गिरोहबंदी भी है, और बदलने को ये मुश्किल भी बनाएगा। ये सारे यूट्यूबर, आज की तारीख में कोई यूट्यूबर अपनी आइडेंटिटी नहीं बदल सकता है। अगर किसी ने अपनी आइडेंटिटी सेकुलर की बना ली है तो उसको सेकुलर ही रहना पड़ेगा। वो जिस दिन बदलेगा उस दिन उसका गाली नहीं खाएगा सर, उसका बिजनेस चला जाएगा। yes. भाई वो बोलेगा चलो ये तो अब पता नहीं अब क्या गा रहा है, चलो अब जो जिन गाने को सुनने की मेरी आदत है मैं वहाँ जाऊँगा, और मार्केट में अवेलेबल है। तो ये एक्चुअली प्लस माइनस दोनों होंगे, लेकिन अब ये है कि मेरे पास चॉइसेस एंडलेस खुल गए हैं। मैं इस स्पेक्ट्रम के अंदर में, मतलब प्रो गवर्नमेंट, एक्सट्रीमली प्रो गवर्नमेंट, एक्सट्रीमली प्रो गवर्नमेंट, मतलब उसके मैं कलर शेडिंग अगर करूँ ना तो मुझे 500 कलर शेडिंग मिल रही, उसमें से मैं एग्जैक्टली अपनी चॉइस की कलर शेडिंग पे जा सकता हूँ। बहुत डिसाइसिव हो गया है। मतलब अब आपके इसमें ग्रे स्केल नहीं है, अब आपके इसमें फिक्स है, ये स्लॉट है, ये स्लॉट है, ये स्लॉट है। इनमें से आप ऑडियंस अपनी मानसिकता के हिसाब से, अपने जो भी फॉलोइंग ऑफ जो भी थॉट्स हैं उसके हिसाब से वो चूज कर पा रहा है। सरगम के जिस सुर पे आप बज रहे हैं उसी सुर पे बजते रहिए, क्योंकि उसी सुर के आपने आदत डल जाती है। अभी जैसे आपने कहा, एक चैनल कह सकता है अगर वो 12-10 साल से कह रहा है कि मोदी जी का खेल खत्म, अगर कोई एक चैनल बोल रहा है और वो हर हफ्ते या हर दिन बोलता है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने ये हुआ, मोदी जी का खेल खत्म, अब चीन ने ये कर दिया, मोदी जी का खेल खत्म, तो अब मोदी जी का खेल नहीं भी खत्म हुआ है तो भी उसको वो ट्रैफिक आती रहेगी, क्योंकि वो गुदगुदा रहा है, वो एक सूदिंग फीलिंग उस एक खास ऑडियंस को दे रहा है जिसको वो पसंद है। उसी तरह से अगर कोई कहे कि राहुल गांधी जो है वो उसको कुछ नहीं आता है और वो अगर हर दिन कह रहा है
इसके बावजूद कि वो जाके कैम्ब्रिज में पढ़ा के आया है, लेकिन वो ओपिनियन को अगर वो देता जा रहा है, लगातार रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो लोगों को वो एक अच्छा फील दे रहा है कि अच्छा ठोका है। तो ये तो आप देखेंगे कि बहुत सारे चैनल्स हैं जो मोदी के अंत की 1000 घोषणाएं कर चुके हैं। मोदी खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन वो उसकी 1001वीं घोषणा को सुनने के लिए भी 10 लाख लोग तैयार हैं। आप समझ रहे हैं? ये इतना दिलचस्प है कि सबको मालूम है कि नहीं होने वाला है, लेकिन अभी कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, अब मोदी का खेल खत्म। अभी उसको 10 लाख दुखेगा और उसके 2 महीने बाद मालूम है कि इसका कुछ नहीं हुआ, बट स्टिल दैट ट्रैफिक इज देयर। लेकिन उनको नाचना पड़ेगा, क्योंकि उसने नाचने का प्रॉमिस करके एक ट्रैफिक बुलाया है। ये एक थोड़ा एक दिलचस्प पहलू है इसमें। लेकिन इसमें आप मुझे एक बात बताओ कि जिस जर्नलिज्म को हम पहले करके आए हैं वो बड़ी अथॉरिटेटिव थी, उसकी एक आइडेंटिटी थी, उसका एक रुतबा था, मतलब वो इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होता था। मैंने देखा है ऐसा कि चाहे तो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट हो और चाहे वो अथॉरिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में हो, जो एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में, जर्नलिज्म वाले का अपना एक खूंटा होता था, बंधा रहता था, और वो जैसा चलेगा ऐसे ही चलेगा और ये ऐसे ही रहेगा। मंत्री हो, संतरी हो, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई IAS ऑफिसर हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट और कोई कोर्ट दूसरा हो, वो हिलते नहीं थे और उनकी बात की अपनी एक वजूद होता था उनका। लेकिन अब जो ये जर्नलिज्म हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही काइंड ऑफ स्केल बदल गया है या उसकी ऑडियंस बिल्कुल सिलेक्टिव हो गई है, उस वजह से क्या है वो एस्टेब्लिशमेंट आपको होता हुआ दिखता है कि जर्नलिज्म की एक इज्जत हुआ करती थी। यहाँ तक तो मैं आपके ओपिनियन के साथ जाता हूँ जी। लेकिन पुराने समय में कोई जर्नलिज्म का गोल्डन एरा था, ये मैं मानने के लिए इसलिए तैयार नहीं हूँ क्योंकि अगर आप 50s या 60s के अखबार अगर लाइब्रेरी में जाके देखेंगे तो जितनी चापलूसी उस दौर में हुई है सरकार की, मतलब श्रीमंत और नेहरू जी ने चमत्कार कर दिया और नेहरू जी देश का विकास कर देंगे, ये वाली जो, जबकि देख रहे हैं कि ये इसी दौर में भारत बाकी देशों से पीछे जा रहा है, लेकिन वो जो अतिवाद पर जो चापलूसी थी वो मुझे लगता है कि उस दौर में बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि वो कंपटीशन नहीं था, मार्केट इकोनॉमी नहीं थी, तो गवर्नमेंट सबसे बड़ी एडवर्टाइजर थी, गवर्नमेंट ही एक तरह से एडवर्टाइजर थी, और गवर्नमेंट जो सस्ता कागज देती थी वो उसके बगैर वो चल नहीं सकता था। तो गवर्नमेंट के कई तरह के कंट्रोल थे एक साथ, इसलिए देखेंगे कि कांग्रेसी नेता इन अखबारों के संपादक हुआ करते थे। तो ये जो चलन था वो इसलिए क्योंकि सरकार पर निर्भरता बहुत ज़्यादा थी, मार्केट ऐड होता ही नहीं था, वो ज़्यादा से ज़्यादा बीड़ी और जांघिए का ऐड होता था, ले दे के, मतलब कंज्यूमर ही उसी टाइप का था, सस्ते, खास करके हिंदी में तो यही ऐड होते थे, मतलब ढंग के कोई कॉर्पोरेट विज्ञापन होता है। आप BMW का विज्ञापन आप 60-70 में तो कल्पना नहीं करते, आज है, आज मतलब सैमसंग से लेकर दुनिया भर के जो ऐड आप देखते हैं, जो कि हाँ, तो ये जो मार्केट खुला है इसने मीडिया की निर्भरता सरकार पे थोड़ी कम की है, ठीक, और इस वजह से थोड़ा बहुत ट्विकिंग अभी है, और अब तो खैर मार्केट डिजिटल की वजह से और खुल गया है। मैं बहुत सरकार विरोधी होते हुए महीने का 15-20 लाख रुपया डिजिटल से ही कमा ले सकता हूँ, रोज सरकार को गाली दूंगा तो भी मैं सरवाइव कर जाऊंगा, थोड़ा लीगल तो लीगल, हाँ उसमें बहुत पैसा है। तो ये बहुत गोल्डन फेज नहीं था। एक चीज़ और है सर कि देखिए, हमने जब 90s के आसपास पत्रकारिता शुरू की तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पत्रकारों को सरकार की जानकारी देता था कि हम आज ये हमने किया, ये घोषणाएं हुई, तो हम लोग 4 बजे जाके सारे प्रेस रिलीज उठा के लाते थे और PIB वाले अखबारों के ऑफिस में भी दे के जाते थे। तो हमारे पास अगले दिन सुबह तक पूरे राष्ट्र में वो जो पत्रकार होते थे मान्यता प्राप्त 2000 के आसपास, तो हम लोग जो होते थे, हम लोग के पास वो जानकारी एक प्रिविलेज था कि हमारे पास जानकारी है और अब हम बताएंगे। आज क्या हो रहा है, PIB हर प्रेस रिलीज को उसी समय अपनी वेबसाइट पर, अपनी ट्विटर पर डाल दे रही है। भारत के 140 करोड़ लोगों के पास आज वो प्रिविलेज है जो पहले सिर्फ 2000 लोगों के पास था। प्रधानमंत्री अपनी हर घोषणा वहीं कर दे रहा है, देश युद्ध की घोषणा वहां कर दे रहे हैं, कंपनियां अपने प्रोडक्ट की घोषणा वहां कर दे रही। तो ये जो प्रिविलेज था पत्रकारों का कि हमारे पास पहले जानकारी आएगी और हम बताएंगे, ये जो रुतबा था, ये उस
एक्सक्लूसिव होने की वजह से था सर। ठीक। ये एक्सक्लूसिव अब नहीं रहा, अब हर आदमी के पास सूचना उसी समय है जो सूचना पत्रकारों के पास है, और पान की दुकान में बैठ के वो एनालिसिस उतना सा कर ले रहा है जितना चैनलों पे हो रहा है, और कई बार वहाँ पर ज़्यादा इन्फॉर्म्ड एनालिसिस हो सकती है। तो ये जो आदर का भाव है ये तो अब नहीं बचेगा, क्योंकि आदर किस बात का करें, आपको जितना पता है उतना मुझे पता है, प्रधानमंत्री जी ने आपको जिसने बताया उसने मुझे भी बताया है, तो आप किस बात के बड़े। और मुझे राजनीति में अगर आपसे ज़्यादा याद है, मुझे 70 याद है, 80 याद है, 90 याद है, तो मैं उस आदमी से सीख लूंगा, मतलब किसी और से पूछ लूंगा। मैं 90s के आसपास की 85-90s के बीच में जब हम कॉलेज टाइम में थे, तब मैं क्योंकि थिएटर से जुड़े रहे और फिर चंडीगढ़ जैसे शहर में रहते थे, तो मैं वहाँ देखता था जो जर्नलिस्ट होते थे उनका रुतबा, उनका बैठ उठ, उनका हाव भाव, उनका मंत्री जी इंतजार कर रहे हैं ऐसा वो था। तो एक बीच में दौर आया था। वो इसलिए था सर क्योंकि देखिए लिमिटेड प्लेटफॉर्म्स थे। अभी जैसे 2000 के आसपास पत्रकारिता में सुपरस्टार्स होते थे, बड़े पत्रकार, डॉन, मतलब पत्रकारिता के, मंत्री पहचानता है, बड़े अफसर पहचानते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री उनके साथ दौरा कर रहे हैं और विदेश ले जा रहे हैं, वो सब कुछ होता था। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले 5 पत्रकार होते थे, इस समय 400 पत्रकार कांग्रेस या बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हैं, एक मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हैं। नेता किसी को पहचान ही नहीं सकता है, मतलब उस आदमी को दूसरी बार उसने कब देखा है ये उसके लिए ज़्यादातर लोगों के पास उसका मतलब होता नहीं है। तो बहुत टॉप के 2-4 प्लेटफॉर्म के 2-4 एंकरों के अलावा नेता किसी को पहचानता नहीं है। अच्छा भी है, बुरा भी है कि नहीं पहचानता है, अच्छा है। तो ये जो थोड़ा सा समय था जिस समय की स्टार्स पैदा हुए, वो मुझे लगता है कि 97-98 से लेके और 2010, 12, 14 तक, उसके बाद आज की तारीख में इतनी भीड़ है, अब तो सरेंडर हो गया, इतनी भीड़ है, हर चीज किसी को लेना न देना, और डील करना होगा तो सीधे मालिक से कर लेंगे, मतलब मैनिपुलेट करना होगा तो वहां से कर लेंगे। कौन एक आदमी से डील करे, पता चला कोई स्पाई कैम लेके आ गया ना, क्या कर रहा है, सीधे उनके साथ डील हो रही है। तो ये जो ऑरा है वो चला गया है, ऑरा अब नहीं रहा। और अब थोड़ा बहुत जिनका बचा वो एंकर वगैरह हैं, वो भी स्टूडियो के अंदर रहते हैं, जब जमीन पे जाते हैं तो उनके लिए भी बहुत कठिन स्थिति है। और नेक्स्ट फेज में तो मुझे लगता नहीं है कि चीज़ें और भी ये भी रह पाएंगी कि नहीं रह पाएंगे। चीज़ें बहुत डायनामिक है सर, बहुत तेजी चीज़ें। कैमरा इतनी ज़्यादा उसमें तादाद में आ चुका है कि पहले फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जाया करती थी, ट्रस्टेड इंफॉर्मेशन जाया करती थी, जाती होंगी पैसे भी, पर रेशो में अगर हम चेक करें तो लार्जली वो इंफॉर्मेशन डिलीवर हो जाया करती थी। अब तो इमोशंस का खेल आ गया। प्रधानमंत्री जी ने एक पेंटिंग बच्चे ने बनाई है, उसको ऐसे करके बुलाया है और वहां पर किया है, इसी बात पे वोट पड़ जाएगी। और नहीं वोट नहीं पड़ेगी, लेकिन मतलब ऐसे ही राहुल गांधी भी एक वो कर रहे हैं, अपना देश यात्रा कर रहे हैं, और वो भी एक बच्चे को अपनी जीप पे बिठा के प्यार कर रहे हैं। तो वो ये सब जो चीजें हैं ये बहुत ही इन्वॉल्व हो गई हैं, यानी अब जो है ऑडियंस का कनेक्ट उनके नेता के साथ में बहुत पर्सनल से लेवल पे आ गया है और बहुत डिसाइसिव से लेवल पे आ गया है। कल की बात है, हमारे सीएम जो दिल्ली के हैं केजरीवाल, उनको गिरफ्तार किया गया है। अब कोर्ट कह रही है जी गिरफ्तार हो गए हैं, तथ्य होंगे तभी गिरफ्तारी हुई है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा, एक पक्ष कह रहा है नहीं जी ये तो बिल्कुल ही लूट मचा के रखी है, एक पर कह रहा है जी ऐसा कोई इंसान। सर दोनों पक्ष में ऑडियंस है, लेकिन दोनों पर है ऑडियंस है। ये दोनों पक्ष में जो वीडियोस बनेंगे, दोनों पक्ष में 20-20 लाख व्यूज जाएगा एक आदमी का। तो एक्चुअली वही है कि ये एक्चुअली क्या है कि जैसे ओपिनियन का अगर एक स्पेक्ट्रम बनाए यूं, तो जो क्राउड होगी ना सर, ये दोनों छोर पे सबसे ज्यादा होगी। ये जो बैलेंस्ड और नुआंस्ड जैसे आप होते चले जाएंगे, आपकी ट्रैफिक यूं करके डिप करेगी, तो यूं ये ग्राफ बनता है। दोनों तरफ एकदम चीखता हुआ केजरीवाल समर्थक और चीखता हुआ केजरीवाल विरोधी, यहाँ पर आपको बड़े 2 ग्रुप दिखेंगे करोड़ों लोगों के। जैसे ही वो कोई संतुलित बात जो केजरीवाल को लेकर भी क्रिटिकल हो सकता है और मोदी को लेकर भी क्रिटिकल हो सकता है, या दोनों की तारीफ कर सकता है, वो जो बीच का नुआंस्ड व्यूज है वहां पर डिप कर जाएगी ऑडियंस। तो ये जो एक्सट्रीम्स पर जो ट्रैफिक चला जाता है, ये भारत की यूनिक समस्या नहीं है। अच्छा, ये ग्लोबली है कि आपका ट्रम्पिज्म जो एकदम एग्रेसिव अगर फॉक्स न्यूज कर रहा है तो वहां पे ट्रैफिक आएगा, और जो एकदम प्रो डेमोक्रेट CNN के जो एंकर्स होंगे
वहां पर फिर ट्रैफिक जाएगा, और बाकी जो बीच का संतुलन तो हम कोई बिरले नहीं है, हम नहीं, तो ग्लोबल ट्रेंड है सर, ग्लोबल ट्रेंड है, कोई चिंता की बात नहीं। अच्छा, तो ये ग्लोबल जो ट्रेंड है, इसको जर्नलिज्म में जैसे हम लोग नेक्स्ट जर्नलिज्म जो नई लीग हम देख रहे हैं, नई जनरेशन को अगर हम तैयार करें, खासकर हमारा जो इस मंच पे जो हमारा पीछे का इतिहास है, हम बोलते हैं स्वर्णिम काल रहा हमारा भारत का, और एक विकसित राष्ट्र का मिशन प्रधानमंत्री ने दे दिया है, और इसमें जर्नलिज्म क्योंकि डेमोक्रेसी है, रहेगी, और वही हमारा जीवन जीने का एक काइंड ऑफ लाइन बन गई है एक, तो यहाँ पर जो जर्नलिज्म में नई जनरेशन आने वाली है, तो उसको आप क्या सलाह, किस तरह से सलाह देते हैं कि भाई आप 5 साल बाद, या जैसे आपने बोला कि शॉर्ट टर्म सोचना पड़ेगा, अभी 2047 तक जर्नलिज्म सोच पाएंगे हम, कैसा होगा, क्या कंट्रीब्यूशन होगा, कैसा होना चाहिए, या तो फिर कैसा होना चाहिए? तो ये देखिए, एक तो चीज़ है कि अगर हम 47 का भारत देखें, अगर कोई मुझे कहे 47 का भारत प्रिडिक्ट कीजिए, तो मैं भारत को 47 में एक विकसित भारत देख रहा हूँ। इसलिए नहीं कि भारत इसमें बहुत कुछ यूनिक कर रहा है, मैं बल्कि एक सिद्धांत को मानता हूँ कि अगर पानी उठ रहा है तो हर नाव उठती है। अरे वाह। तो अगर पूरी दुनिया में अगर एवरेज एज एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ अगर आदमी की बढ़ी है, तो भारत की बढ़ी। आज़ादी के समय 35 साल था, आज 70 साल से ज़्यादा हो चुका है। तो ये नहीं है कि भारत ने उसमें कुछ बहुत यूनिक किया है, सारी दुनिया में आगे बढ़ी है, तो सारी दुनिया प्रगति करेगी, और दक्षिण एशिया भी प्रगति करेगा, उसमें से भारत भी करेगा। मतलब वो सबसे जो पिछड़ा हुआ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वो भी कुछ ना कुछ तो उठेगा ही वहाँ से, वो भी वहाँ पर नहीं रहेगा। तो एक ग्रोथ तो खैर होनी है। टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से उस दिशा में जा रही है, और टेक्नोलॉजी बहुत एक्सेसिबल भी हो रही है, लोगों के हाथ में टेक्नोलॉजी आ जा रही है, और एआई वगैरह की वजह से चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलने वाली हैं। तो भारत विकास की तरफ जाएगा। फूड स्कैरसिटी का ज़माना ख़त्म हो गया, डेफिसिट का ज़माना भी ख़त्म होगा, घर सबके पास होगा, लगभग गाड़ियाँ वगैरह भी सबके पास होंगी, एक हेल्थ केयर भी मोटे तौर पे सबके पास होगा। लेकिन जो चीज़ नहीं होगी वो है कि सबके पास शायद जॉब ना हो, काम ना हो। क्योंकि इतने जो टेक्नोलॉजी आ जा रही है वो अलाउ कर रही है कि बहुत सारा काम कुछ लोग कर लेंगे। तो भारत में जो एक क्लास उस समय होगा, क्योंकि जर्नलिज्म भी टोटल एक कंट्री को अगर कैटर कर रहा है, तो हमारे पास एक बहुत बड़ी आबादी होगी जो कि अभी की स्थिति से ऊपर उठ चुकी होगी। तो आपके पास बहुत बड़ा एक कैटर करने के लिए ऑडियंस होगा। तो जर्नलिज्म अगर मास कम्युनिकेशन का टूल है और मास बड़ा हो रहा है, तो फ्यूचर है। हमारे पास बहुत बड़ी ऑडियंस होगी, नई ऑडियंस आती रहेगी। अभी अगर उड़ीसा का कुछ इलाका पिछड़ा हुआ है, तो वो पिछड़ा नहीं रह जाएगा, और वहाँ पर हर आदमी के हाथ में स्मार्टफोन या उन जो नई टेक्नोलॉजी उस समय की होगी वो होगी, मैं मान के चल रहा हूँ। तो जर्नलिज्म एज ए कम्युनिकेशन मीडियम तो रहेगा, सर्वाइव कर जाएगा। हाँ, लेकिन कैसे करेगा, किस रूप में करेगा, क्या वो जानकारियाँ लोग आपसे चाहेंगे जो खुद प्रोसेस कर ले सकते हैं? क्या टेक्नोलॉजी ये अलाउ करेगी लोगों को कि वो जो डिफरेंट ओपिनियंस के बाद एक सिंथेसाइज करके एक ओपिनियन वो बनाते हैं, वो ओपिनियन क्या आपको नए एआई टूल्स ऑलरेडी सिंथेसाइज करके दे देंगे? तो मेरी सलाह सिर्फ ये रहेगी कि आप मतलब अनजान के तौर पर इस प्रोफेशन में ना आए। अपने आसपास पर बहुत पैनी नज़र रखें कि हो क्या रहा है। बहुत तेज़ी से बदलती हुई दुनिया है, आप उसको प्रेडिक्ट करने की जो कैपेसिटी डेवलप करेगा वही कर पाएगा। जैसे अगर आप देखें, मैं अपने जीवन को ही देखता हूँ, प्रिंट से दुनिया टेलीविज़न की तरफ जा रही है, इसको अगर मैं प्रेडिक्ट नहीं करता तो मैं 30 साल की उम्र में इनपुट एडिटर नहीं बन सकता था। मैंने टाइमली उस चीज़ को कर लिया। या उसके बाद में डिजिटल में जाना चाहिए, इस बात को अगर मैं नहीं समझता तो मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के एडिटर नहीं बन सकता था। और जब डिजिटल आ चुका होता तब अगर मैं जाने की कोशिश करता तो मैं कहीं नीचे प्लेस होता, एडिटर नहीं बन सकता था। तो कोई भी, या उसके बाद भी इंडिविजुअल जर्नलिज्म का जमाना आ रहा है तो मैं कॉलम्स की तरफ स्विच कर जा रहा हूँ। मेरी अपनी जर्नी जो है वो भी ट्रेंड को समय से पहले पकड़ने की जर्नी है। मैं कोशिश की है, हमेशा कोई सफल होने की गारंटी नहीं है और कोई फार्मूला भी नहीं है, लेकिन हाँ, आप बदलते हुए समय के हिसाब से खुद को अगर नहीं बदल सकते हैं तो ऑसिफाई हो जाएंगे, डायनासोर बन जाएंगे और नौकरी से बाहर हो जाएंगे। तकलीफ होगी, तकलीफ नहीं होगी अगर आप उस लहर को थोड़ा पहले पकड़कर अगर आप उस पे सवार हो गए। ट्रेंड इज फ्रेंड एक्चुअली, सो डोंट फाइट एनी ट्रेंड।
अगर ट्रेंड एआई की तरफ जा रहा है तो मैं ओपन एआई या चैट जीपीटी का विरोध करूं तो मैं ऑसिफाई हो जाऊंगा, मैं मतलब बाहर हो जाएंगे, बाहर खेल के बाहर हो जाएंगे। एक बार आया था कंप्यूटर लिटरेट और कंप्यूटर इलिटरेट, एक बार ट्रेंड आया था और बहुत सारे हमारे नेताओं ने इसको अपोज भी किया था, बहुत सारे जो प्रोग्रेसिव थे या फ्यूचरिस्टिक थे उन्होंने उसको साथ भी दिया था और हमें तो उसमें कोई तकलीफ लग नहीं रही थी। हमने कहा कोई काम, लोगों ने कहा था नौकरी खत्म हो जाएगी, नौकरी बढ़ गई और बढ़ गई और ज्यादा बढ़ गई। फिर ऐसे ही अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी थ्रेट दे रहा है, ऐसी चर्चाएं होनी शुरू हो गई हैं। सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोई एक आदमी बताएगा ना कि क्या चाहिए, वो आदमी बन जाते हैं ना। हाँ। भाई मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई एक प्रोडक्ट चाहिए या कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो देयर विल बी समबडी टेलिंग एआई आई वांट दिस इंफॉर्मेशन इन दिस फॉर्म एंड नॉट इन दिस फॉर्म एंड नॉट इन दिस टोन, not And so for this- rabid, for not this so aggressive, audience. for this yes, and in this language, make it ready for class 10 student. तो ये जो स्पेसिफिकेशंस है इसको देने वाले की जरूरत तो रहेगी ना सर, वहाँ हम लोग को जाना चाहिए, इंटेलेक्चुअल माइंड रहेगा उसके अभी इंटेलेक्ट ही तय कर रहा है कि एआई का इस्तेमाल कैसे होना है। हाँ हो सकता है एआई इस जगह को ले ले, लेकिन आज की तारीख में तो हम वहाँ पर हैं जहाँ पर एआई को हमारी जरूरत है, क्योंकि हमको क्या निकालना है ये बताने वाले लोगों की जरूरत तो रहेगी, तो हम वो बनने की कोशिश करें। और इस बात को लेकर क्यों परेशान है कि कोई टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो चीज़ें चली जाएंगी, नहीं चीज़ें चली जाएंगी तो कुछ चीज़ें आएंगी, या और अगर उस चेंज के साथ खुद को हम बदल लेते हैं तब दिक्कत नहीं होगी। अगर एडिटिंग जैसे है कि बहुत सारे एडिटिंग में वीडियो एडिटिंग के टूल्स अब एआई के आ गए, चीज़ें बहुत आसान हो गई है, फास्ट हो गई है, तो वो सब सीख लेते हैं और आप कहेंगे बहुत सारे लोग तो उसमें से आउट हो जाएंगे। ये एंटिसिपेशन तो हर टेक्नोलॉजी के साथ हुआ था। जिस समय की कार आई होगी उस समय हुआ होगा ना कि पालकी ढोने वाले क्या करेंगे, वॉशिंग मशीन आई होगी तब तो हुआ होगा ना कि जो वॉशरमैन है वो क्या करेंगे। कोई दिक्कत नहीं हुई ना, अल्टीमेटली चीज़ें बेहतर हुई। आज की तारीख में आप जीवन कितना सुखद हुआ। मेरे गाँव में जिसमें कि आज से 30 साल पहले एक भी कार नहीं थी, आज की तारीख में मेरे गांव में कम से कम 200 कार होगी, और मैं झारखंड के एक गांव की बात कर रहा हूँ। बताइए 200 कार होगी, कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें मोटरसाइकिल नहीं है। और हम ये क्लाइंट है ना सर, और हम ये मान के चलते हैं कि झारखंड तो बहुत पीछे है। हाँ, तो ये हमारा क्लाइंट तैयार हो रहा है ना नया। बिल्कुल हर दिन हमारे मिडिल क्लास में नई एंट्री हो रही है। हर दिन मिडिल क्लास में नया लोग आ रहा है। शैम्पू खरीदेगा, शैम्पू का ऐड आएगा, शैम्पू का ऐड आएगा, वो ब्रांडेड जूता पहनेगा, चाहे वो नकली पहने लेकिन ब्रांडेड लोटो पहनेगा, ब्रांडेड वो स्केचर पहनेगा, तो उसके बारे में जानना चाहेगा। तो है ना, तैयार हो रहा है नया, कोई चिंता की बात नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि परेशान होने की कोई बात है। नहीं, परेशान होने की तो बात हमें बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं इसको ज़्यादा पॉसिबिलिटी का समय मान रहा हूँ। मतलब यूथ, मतलब उनको सब लोग मतलब कितने नसीब वाले हैं कि हमारे समय में यही हो रहा है। कितना फर्क देखा है हमने, कहाँ इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमें कितना स्ट्रगल करना पड़ता था, फोन करने के लिए कई किलोमीटर चलना पड़ता था, और आज फ्री मोबाइल अमेरिका में भी बात हो रही है। और मुझसे भी कई हमारे स्टूडेंट जो फोटोग्राफी के आसपास का जो वो है उसमें पूछते हैं, एडमिशन लेने के समय भी पूछते हैं कि एआई के आने से फोटोग्राफी को क्या इम्पैक्ट आएगा। फोटो जर्नलिज्म को तो कोई इम्पैक्ट आता दिखता नहीं है, क्योंकि जो तस्वीर है वो करंट है और वो कैमरा ही तस्वीर उसको ले सकता है। एआई उसमें क्या ही मैनेज कर लेगा। फिजिकली जहाँ प्रेजेंट रहना है वहाँ रहना है, वहाँ रहना ही पड़ेगा। और खासकर आर्ट को भी कोई थ्रेट नहीं है, कला को कोई। तो मैं एक कंपैरिजन करता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और रियल इंटेलिजेंस को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी क्यों चाहिए, वो रियल इंटेलिजेंस से आ रही है। अभी तक तो यही है। और आने वाले समय में भी मुझे लगता है कि इतना तो डोमिनेटिंग नहीं होगा, क्योंकि एज सेक्रेटरी और एज सपोर्ट सिस्टम हम एआई को देखें, इससे ज्यादा होने को तो सर देखिए, थियोरिटिकली एआई इन सारे रोल को ले सकता है, पॉसिबल तो है, मतलब रूल आउट तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि तब भी नई कुछ पॉसिबिलिटीज निकल कर आएंगी, हमको ये मान के चलना चाहिए। मतलब वहाँ पर हम एक अल्टीमेट ऑप्टिमिस्ट के तौर पर रह सकते हैं कि अभी तक के दुनिया में इस तरह के होने वाले सारे चैलेंजेज और चेंजेज जो हैं, इसने नई पॉसिबिलिटीज खड़ी की है और लाइफ को बेटर बनाया है। हर चेंज ने तो ये बेटर किया। हाँ, हर चेंज ने मतलब उसमें वो टेक्नोलॉजी का चेंज हो, एजुकेशन का चेंज हो, एजुकेशन सिस्टम का, मेडिसिन का, एग्रीकल्चर का, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन देखिए कितना एविडेंस है। मुर्गे जो हैं वो
700-800 ग्राम की जगह अब 2.5 किलो के होने लगे। सो मच चेंज इज हैपनिंग। मतलब फूड हैबिट भी, मतलब चीज़ें में प्रोटीन अब बढ़ रहा है फूड में लगातार, लोग हेल्थ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, हर कॉलोनी में जिम खुल गया है, लोग स्मार्ट दिखना चाहते हैं, एक एक गांव में 10-10 ब्यूटी पार्लर खुल गए हैं लोग। मतलब आप समझ रहे हैं अपने को अच्छा प्रेजेंट करने की कितनी, और वो ये प्रेजेंट करने की अच्छा खुद को चाहत का एक थ्रेशोल्ड होता है कि इतनी हैसियत बन गई तब आदमी वहाँ जाता है। तो इतने लोगों की इतनी हैसियत बन रही थी, तो थिंग्स आर चेंजिंग एंड चेंजिंग फॉर द गुड। अगर ये बेसिक प्रेमाइस है तो एआई भी अभी तक के ग्लोबल एक्सपीरियंसेस और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस से हमें लगता है कि ये भी चीज़ों को अच्छी दिशा में ले जाएगा। आई एम होपफुल। हेल्थ के ऊपर अपनी संस्कृति को या अपने कल्चर को समझते हुए उसको जीना, लाइफस्टाइल में लाना। एक समय था जब हम कला को घर में जीने का एक माध्यम, हर घर को सजाया जाता था, कुछ ना कुछ तरह की पेंटिंग्स, हर घर में कुछ ना कुछ, उसको हम जिया करते थे। वो हम डिस्प्ले नहीं करते थे मगर हम उसको जीते थे। तो ये दुनिया तो रहनी है क्योंकि हम लोग ह्यूमन माइंड एक स्पीड पे ग्रो करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो हेल्थ का है। हेल्थ आप पहले के मामले में, पहले के समय के हिसाब से आप ज्यादा फिट महसूस हो रहे हैं, दिख रहे हैं, दोगुना ज्यादा जी रहे हैं। मैंने तो आपको 49-50 में जो बाल तो आजकल अब इतनी, मैं तो खुद को 30 का मानता हूँ, अभी तो 30-35 साल काम करने वाला हूँ मैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपने आप को अगर ये मानना शुरू कर दे कि 50s में पहुंच गए या 60s में आने वाले हैं, तो 50s इज न्यू 30 सर। अभी हमारा 30 है। तो आपने क्या इतना एक्सपीरियंस, इतना सब जर्नलिज्म किया है, उसके बाद में अक्सर लोग पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपने क्या? नहीं, मेरे ध्यान में पॉलिटिक्स नहीं है। अल्टीमेटली पॉलिटिक्स बाकी और चीज़ों के अलावा पावर और ये सब जो कुछ है वो हो सकता है बहुत लोगों को अट्रैक्ट करता हो, मुझे तो बहुत अट्रैक्ट नहीं करता है। मुझे बहुत ही बेसिक चीज़ों का शौक है, जैसे कि मुझे स्विमिंग पसंद है, मुझे माउंटेनियरिंग पसंद है, मुझे घूमना पसंद है, ड्राइविंग पसंद है। मैं 2-3 घंटे आराम से अच्छे से ड्राइव कर सकता हूँ, आराम से अच्छा लगता है मुझे खाना बहुत पसंद है। पॉलिटिक्स आपका फोटे आपको नहीं लगता? मेरे को यहाँ मुझे नहीं लगता है, और मैं अपने बारे में बहुत आश्वस्त हूँ। हालांकि इस तरह के प्रेडिक्शन करके लोग पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, आप देख रहे हैं ना इसमें जो हुआ है। तो आज मैं जो कह रहा हूँ कल को वो मैं बोल सकता हूँ, हो सकता है मैं झूठा साबित हो जाऊँ, लेकिन मेरा अपना कोर कन्विक्शन ये है, मतलब अपने अंदर से, कि मैं जो करता हूँ वो मुझे पसंद है। मास कम्युनिकेशन का रोल वो मतलब एक तरह से मेरा बिल्ट अप उसके अंदर का है, तो मैं शायद यही करते हुए मरना चाहूँगा। जिस दिन मैं मरूंगा उस दिन भी हो सकता है मैं चाहूँगा कि लोगों को एक एनालिसिस पढ़ के सुनाओ, लोगों को एक ओपिनियन में अपना ओपिनियन एज देयर सेकेंडरी ओपिनियन दूं, ताकि वो एक और ओपिनियन के तौर पे मेरी ओपिनियन रहे, मैं अपनी बात पहुंचाऊं, मैं कोई अच्छी फोटो लोगों को दूं, कोई अच्छी वीडियो दूं। तो मैं अपने को वहीं पर देख रहा हूं कि मुझे वहां होना चाहिए, आइडियल सिचुएशन, आइडियल टाइप। बाकी कल क्या होगा, कंसल्टेंसी और मेंटरशिप ये तो साथ साथ चली रही है। ये सब तो साथ साथ चल ही सकता है। मतलब हाँ, मतलब हमारे स्टूडेंट्स कई अच्छी अच्छी जगहों पर आज की तारीख में हैं, वो सिविल सर्वेंट से लेकर स्टेट सर्विस, यूपीएससी सिविल सर्विस से लेकर पॉलिटिक्स और सब जगह कर ही रहे हैं। और हमने जिन लोगों को जर्नलिज्म में लाया हुआ अब इस समय टॉप की तरफ पहुंच रहे हैं कई सारे लोग, उसमें सब एडिटर्स और टॉप के लेवल पे जिन एंकर्स वगैरह को हमने एक समय में ग्रूम किया वो अच्छा कर रहे हैं इस समय। तो वो तो एक चेन फिर बन ही जाती है। आप जब सिस्टम के अंदर होते हैं तो इस वजह से कई बार उसके लिए प्रयास भी नहीं करते। कई बार आप होते हैं तो आप प्लेसमेंट के समय रिक्रूटमेंट के लिए जाते हैं, वहाँ से आप स्टूडेंट चुनते हैं, उसमें आपका स्किल होता है कि आप अच्छा चुन के ला रहे हैं नहीं ला रहे हैं। तो ये सब करते करते तो आप कुछ चीज़ें तो प्रोसेस का पार्ट हैं, वो हो ही जाती हैं। लेकिन ये है कि मतलब ये मुझे ज़रूर लगता है कि जितना मैं कर रहा हूँ ये मेरे कैपेसिटी के मैं 10 या 15% पे हूँ। अच्छा। तो 85% स्टिल अनयूटिलाइज्ड, आई एम अंडर यूटिलाइज्ड। मैं इससे ज़्यादा बहुत सारा काम कर सकता हूँ, और मैं इसको लेकर थोड़ा सा मैं खुद को बुरा भला भी कहता हूँ कि कर क्या रहे हो यार, व्हाई आर यू पुटिंग ओनली 10% ऑफ योर एफर्ट। वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी वो कई तरीके से हो सकती है। पॉलिटिकल भी अब आप देख रहे हैं, पीआईए लग गई हैं, बहुत सारे लोग अब उस तरह के जो
बाहुबली हुआ करते थे वो संसद में नहीं पहुंच पा रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें चेंजेस तो आ ही रहे बदलेंगे हैं, बदलेंगे और ग्रेजुअली बदलाव आएगा ही। इनफैक्ट यूथ एज जो है वो भी अब दिखनी शुरू हो गई है वहाँ पे। सो इन टोटलिटी यूथ ऑफ दिस कंट्री, क्योंकि भारत एक युवा देश है और जर्नलिज्म एक पिलर है और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जर्नलिज्म को करना ही है इस कॉन्टेक्स्ट में। तो युवाओं को आपकी सलाह क्या होगी? मेरा तो सर ये मतलब जो मैं कह रहा हूँ कि आपको होपफुल रहना चाहिए युवाओं को। सबसे पहली बात तो कि अच्छा समय मान के चलना चाहिए। वो विश्व इतिहास के सबसे अच्छे समय में जी रहे हैं। बहुत सुंदर बात है। इससे अच्छा समय कभी नहीं था, इससे अच्छी टेक्नोलॉजी कभी नहीं थी, इससे अच्छा हेल्थ के इंडिकेटर्स कभी नहीं थे, दुनिया इतनी शिक्षित कभी नहीं थी। क्या बात। दुनिया में समस्याएं हैं, पॉल्यूशन और ये सब के कुछ इश्यूज हैं, रियल इश्यूज हैं, लेकिन इसके बावजूद दुनिया में लोग ज़्यादा जी रहे हैं। तो अच्छा समय है। इस एक्साइटिंग समय को पूरा एंजॉय करें, जम के जिए और मतलब पोस्टपोन ना करें। ये भी होता है कि अब हम 10 साल पहले बचाते हैं तो वो वाला फिलॉसफी भी जा रही है। आज है तो थोड़ा मतलब क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर लें। मुझे लगता है कि मतलब वो ना मतलब जैसे मैंने भी ज़िंदगी में सारे हमारे साथ के लोगों ने घर खरीदा, हमने सबसे पहले गाड़ी खरीदी क्योंकि घूमना है। तो मेरी फिलॉसफी में तो अगर उस समय से ही था कि मतलब आप पोस्टपोन ना करें। इसी समय अगर आपको प्रेजेंट को विदेश जाना है तभी हो आए एक बार, मतलब अगर कर सकते हैं तो मतलब पता नहीं वो बैलेंस एक होता होगा। हर आदमी की लाइफ की अलग अलग सिचुएशंस होती है, लेकिन थोड़ा प्रेजेंट में जीने की आदत डालें और चेहरा लटका के ना रहे। थिंग्स आर गुड एंड चेंजिंग फॉर द गुड। एक बदलाव जो अभी एक चीज़ और सर, आखिरी बात में एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि देखिए भारत, क्योंकि आपने जैसे कहा कि यूथ का देश है, मुझे वही याद आया वहीं से। तो भारत में यूथ बहुत बड़ी संख्या में आपको मिलेगा। दुनिया में बाकी बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ में आबादी अब 2.1 का जो रिप्लेसमेंट लेवल है उसके नीचे जा रही थी। इसका मतलब उन देशों की आबादी अब घटेगी और बूढ़े लोगों की संख्या वहाँ बढ़ेगी। तो ये जो नया यूथ है ना, अभी कोई भी गवर्नमेंट अगर इस यूथ को स्किल सेट दे रही है, तैयार कर रही है बदलते हुए समय के हिसाब से, या यूथ खुद को भी तैयार करे, इसमें सरकार का हमेशा रोल नहीं होता, इसमें परिवार का भी रोल है, इसमें इंस्टीट्यूशंस का रोल है। ये अगर इंडिया अगर स्किल्ड वर्कफोर्स का देश बन जाए तो भारत दुनिया के सबसे आगे बढ़े हुए देश में हो सकता है। चैलेंज ये है कि आपका ये जो आदमी है ये ना कहे कि ये 2 बीघा खेत है, हम भाई बहन मिलके 12 लोग हैं, 12 लोग इसी खेत पे काम करेंगे, फसल बो दी, अभी 2 महीने कोई काम नहीं है तो यहीं गांव की पॉलिटिक्स करेंगे और गांव में कचकच करेंगे और यहीं पड़े रहेंगे। इस माइंडसेट से निकलने की जरूरत है। इंडिया को एग्रीकल्चर से एक तो निकलने की जरूरत है और इंडिया को इंडस्ट्री और सर्विसेज की तरफ जाने की जरूरत है, स्किल की तरफ जरूरत है। क्योंकि 45 से 50% लोग, मतलब 70 करोड़ लोग इतना सा अनाज उगाएं, ये अच्छी बात नहीं है। 2% अमेरिका की आबादी है, भारत से बड़ा देश है वो ज्योग्राफिकली, और खेती कर ले रहा है। तो जिस काम को लाखों लोग कर सकते हैं उस काम को हमारे यहाँ करोड़ों लोग कर रहे हैं। ठीक बात है। और कह रहे हैं कि हम तो काम कर रहे हैं, खेत में लगे हुए नहीं भाई साहब, आपने खेत बो दिया, उसके 2 महीने आप कुछ नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको जरूरत नहीं है। उस ऊपर से आपने यूपी बिहार से सस्ता लेबर ले आया तो काम भी नहीं कर रहे हो। तो और क्योंकि आपका अनाज सरकार MSP में खरीद लेगी तो इसलिए जरूरत ना हो देश को तो भी चावल उगाएंगे। तो थोड़ा मतलब डायनामिक होने की जरूरत है। डायनामिक नहीं होने से प्रॉब्लम क्या होगी कि देखिए पंजाब देश के सबसे विकसित राज्यों में था, आज की तारीख में वो बहुत तेजी से तमिलनाडु और महाराष्ट्र के नीचे चला गया ना। तो आप आदतें छोड़नी पड़ेंगी। जो कंफर्ट जोन्स हैं कि ये कंफर्ट जोन है कि हम आप देख रहे हैं कि दुनिया में स्टेम कोर्सेज की डिमांड है कि मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स के कोर्सेज की डिमांड है। लेकिन मैं हिंदी साहित्य और इतिहास पढ़ूंगा और वहाँ डिमांड नहीं है, जाके कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक हिस्ट्री का कोर्स करके 1 करोड़ रुपया परिवार का गला के वापस यहाँ आके फिर एक कॉलेज में वही 1.5 लाख की नौकरी करेंगे आप अगर, तो इस तरह के रॉन्ग स्ट्रेटजीज में ना जाए। ये बहुत जरूरी है कि आप क्या कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। यहाँ जॉब है, ये दुनिया की गति है, ये दिशा है, दिस इज द डायरेक्शन। हमको इस पॉइंट पर इस समय मैं हूँ, आज जब पढ़ाई कंप्लीट होगी 3 साल बाद दुनिया यहाँ पे होगी, यहाँ पर जॉब क्रिएशन है, मैं यहाँ के लिए तैयार हूँ। ये न करके अगर अभी भी अगर ह्यूमैनिटीज और साहित्य में अगर आप फंस गए आदमी। 2 दिन पहले प्रगति मैदान में भारत मंडपम में मोदी जी ने
स्टार्टअप एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया है, राइट। लाखों बच्चे ये काम कर रहे हैं और खुद तो एम्पावर हो ही रहे हैं और कईयों को जॉब भी दे रहे हैं। तो ये एक नई जो जनरेशन है वो अलग तरीके से सोच रही है और इस चीज को भी एनालाइज करने की जरूरत है, क्योंकि पीछे से चला हुआ आदमी स्ट्रगल जोन में ही काम कर रहा है, उसी को ही ठीक करने की कोशिश कर रहा है। और नए बच्चे 100 करोड़, 200 करोड़, 800 करोड़। कई कंपनियां तो ऐसी मैंने देखी हैं जो अभी अवार्ड सेरेमनी करी उन्होंने, उसमें 20,000 करोड़ की बातें हो रही है। तो दुनिया कहीं बदल रही है, क्रिएशन हो रहा है बहुत तेजी से, बहुत तेजी से। और इसमें डिग्निटी भी बढ़ रही है। जैसे मैं देखूं कि एक दुकान के अंदर में काम करने वाला छोटू, अभी छोटू को मालिक भी डांट देता है, वो सामान जिसके यहाँ पहुंचाता है वो भी डांट देता है। उसकी जगह जैसे अमेजन जैसी कंपनी आती है तो उसका एक मोटरसाइकिल है, उसमें बैठा हुआ है, गया, उसके लिए सामान रखा और उसने वहाँ से पैसे का वो QR कोड दिया, साइन कराया, वापस आ गया। नाउ दैट थिंग इज गिविंग देम दैट छोटू अ डिग्निटी ऑल्सो। वो ज़्यादा इज्जतदार तरीके से वो उस काम को कर रहा है। तो पूरा वो कल्चर और पूरा ह्यूमन रिलेशंस ये सब कुछ भी ठीक हो रहा है असल में। पहले के मुकाबले बेटर है कि वो दुकान में डांट दिया, मन किया तो 2 थप्पड़ मार दिया। नाउ दैट इज ओवर ना। अभी आप ये तो नहीं कर सकते आप इस समय जो आप नहीं, ये बिहेवियर में आ चुका है कि अब मार नहीं सकते, अभी ये नहीं कह सकते, तहजीब से बात करनी जरूरी है, ये बात तो है। और इसने सर मोबाइल फोन ने भी जादू कर दिया। किसी ने अगर वीडियो बना लिया तो वायरल हो गया तो अभी आ रहे हैं वीडियो। हाँ, इस तरह ग्रेटर नोएडा में इस तरह कोई हरकत, गाली गलौज। सर अभी 5 साल के अंदर में ये जो कॉमेडियंस थे ना, स्टैंड अप कॉमेडियंस, ये अपने ज़्यादातर जो 5 साल पुराने जोक देखिए तो जोक किस पे बनाते थे? धोबी पे, डिलीवरी बॉय पे, औरतों पे, मोटे लोगों पे, गंजे लोगों पे, इस पर सारे जोक्स होते थे जनरली। मतलब पत्नी पे, मतलब ये कैरिकेचर उन्हीं का बनता था। मतलब इन्हीं ये लोग मजाक के पास, गांव का आदमी आया हुआ है, कूली, ये इन पर मजाक करते थे। 5 साल के अंदर में सोशल मीडिया में इनको जैसे ही कॉल आउट करना शुरू किया कि ये काले लोगों का क्यों मजाक उड़ा रहे हो, ये मोटा आदमी इसका मजाक, ये जो अगर किसी सो कॉल्ड लोअर कास्ट का इसका तुम मजाक क्यों उड़ा रहे हो, लोअर कास्ट पॉलिटिशियन का मजाक क्यों उड़ा रहे हो। पूरा सफाई हो गई सर। आज की तारीख में कोई स्टैंड अप कॉमेडियन किसी आदमी के फिजिकल शारीरिक फीचर्स पे, उसके औरत होने पे, किसी के सफाई कर्मचारी या घर की मेड होने पे जोक जनरली नहीं बना सकता है। तो जैसे गेज आ गई ना, नजर आ गया, आप अब नजर में है, तो ये जो नजर में होना बहुत आपको ये सुधार सभ्य बना देता है। वाह। मैं अगर अंधेरे में हूं तो इस उम्र का आदमी भी मतलब एक लड़की साथ छेड़छाड़ कर देता अंधेरे में, लाइट आ जाती है तो आदमी यूं जब फोटो नहीं बन जाए, कोई देख न ले। तो इसने जो देख न ले ना, इस मोबाइल फोन में तो ऊपर वाला सब देखता है, ऊपर होता है ये। तो अभी जैसे ये आर्ट फॉर्म में भी, जैसे फिल्मों में भी अगर आप देखेंगे तो कुछ कैरेक्टर्स अब नहीं बन सकते हैं। जैसे लगान फिल्म का जो कचरा कैरेक्टर है, आमिर खान भी अब उसको, उस कैरेक्टर को नहीं क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ही विल बी कॉल्ड आउट फॉर दैट। या सत्यजीत राय अगर अब फिल्म बनाएंगे अरण्य दिन रात्रि, तो उसमें आदिवासी महिला का रोल करने के लिए सिमी गरेवाल को पूरे बॉडी पर काजल पोत के उसको काला नहीं बनाएंगे और उसको बलात्कार का शिकार बनाकर एक ट्राइबल के साथ जो उस फिल्म का डिपिक्शन है उसको शायद वो नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें असल में बदली हैं इस वजह से, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यूज़ है, व्यूज़ एक्सप्रेस करने का प्लेटफॉर्म है और एवरीबडी इज अ जर्नलिस्ट और एनालिस्ट इन सम सेंस, बिकॉज सबसे कमजोर जो आदमी नजर आता है वो एक वीडियो बना दे तो थ्योरेटिकली पॉसिबल है कि वो शाम होते तो 10 लाख लोग देख लें। थ्योरेटिकली जरूरी नहीं है कि ऐसा हो रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ये भी नहीं है, हो रहा है कि किसी आदमी ने कुछ बोला, मतलब डॉली चाय वाला आज इतना पॉपुलर हो गया कि बिल गेट्स आके उसके साथ चाय पी के चला जा रहा है, क्योंकि उसका चाय देने का जो स्टाइल है वो स्टाइल पसंद आ गया लोगों को। तो अभी एक नागपुर में एक कोने में बैठ के एक टपरी पे चाय बेचने वाला आदमी आज की तारीख में वो सुपरस्टार है और विदेश के लोग चाय पी रहे हैं। तो ये जो स्टार बनाने की कैपेसिटी और ओपिनियन देने की कैपेसिटी का एक तरह से ये विस्फोट है, जिसको एक कोलंबिया जर्नलिज्म रिव्यू में प्रोफेसर कूपर ने इसको लिखा था कि द टेंट इज गेटिंग बिगर,
द क्वेश्चन इज नॉट हु इज अ जर्नलिस्ट, बट द क्वेश्चन इज हु इज डूइंग जर्नलिज्म। सो एवरीबॉडी इज जर्नलिस्ट नाउ। मैं एक सामने मेरे एक पुल गिर गया, अगर मैं वहां पर हूं और मेरे पास मोबाइल है और पुल गिरते हुए का वीडियो अगर मेरे पास है, सो आई एम द जर्नलिस्ट। मैं दुनिया को सबसे पहले बता रहा हूं कि एक पुल गिर गया, अरे मालूम है एक पुल गिर गया, यहाँ पर 3 आदमी को मैंने मरा हुआ देखा है। नाउ दिस आई एम जर्नलिस्ट एट दैट मोमेंट, फिर वायरल हो जाएगा। उस समय की जर्नलिज्म उस आदमी ने की है जो वहां पर मौजूद है, जिसके हाथ में एक मोबाइल फोन है। सो एवरीबॉडी इज ए जर्नलिस्ट की तरफ हम जा रहे हैं। सो एवरीबॉडी इज ए जर्नलिस्ट के समय में जर्नलिस्ट जो प्रोफेशनल है उसको देखना पड़ेगा कि मैं वहां पर क्या करूंगा जो कि वो आदमी नहीं करेगा। मैं क्या इसके बाद मेरे पास ये जानकारी है कि पुल गिरने की दिल्ली में कितनी घटनाएं हो चुकी हैं, क्या इस कंपनी के पुल पहले भी गिरे हैं, क्या इस डील में कुछ खपला है, क्या बिल्डिंग टेक्नोलॉजी में कोई ये अगर मेरे पास ये रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज पहले से अगर है तब मैं वहाँ पर शायद कुछ एडिशन कर पाऊँ, वरना उस घटना की पहली फोटो, उस घटना में कितने मरे, बाकी लोग कितने घायल हुए, मंत्री जी ने तो ट्विटर पे ही बयान दे दिया, तो आप क्या करेंगे वहाँ पे? गिरने की फोटो आ चुकी, कितने मरे पता है, हॉस्पिटल में कौन गया पता है, किस कंपनी ने बनाया पता है, मंत्री जी का बयान आ चुका, विपक्ष ने इस्तीफा मांग लिया पता। नाउ अभी जर्नलिस्ट क्या करेगा? बहुत ही कमाल की। एक मैं आखिरी क्वेश्चन जो आपसे करना चाह रहा हूँ वो, भारत एक वेल कल्चर्ड और हमारी अपनी एक विरासत है, हमारे अपने संस्कार हैं, अपने विचार हैं, अपनी सोच है, यही हम भारत को विश्व को देना चाहते हैं, जिसको लेकर के हम वसुदेव कुटुंबकम बोलते हैं। जो हमारी परसेप्शन दुनिया की हमारी तरफ डेवलप हो रही है, जो पिछले कुछ समय में गिविंग एटीट्यूड डेवलप किया है अभी की लीडरशिप ने, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? और वो जो कल्चर जो आपने भी बता भी दिया है कि अब वो कल्चरल डिफरेंसेस, सोशल डिफरेंसेस और भी बहुत तरह की जो ये घटेंगे भी और घटना भी चाहिए, और एक वापस एक सौहार्द और विचार को लेकर के, तो इसको आप एक बार बताइए कैसा देखते हैं? मुझे लग रहा है कि भारत यहाँ से जिस दिशा में जा रहा है उसमें आर्थिक रूप से और बाकी शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से हम यहाँ से बेटर दिशा में जा रहे हैं। मतलब इंडियन हिस्ट्री अपने सबसे अच्छे फेज की तरफ जा रही है। पिछले अगर 2000-3000 साल का डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है तो उसमें उसका सबसे अच्छा दौर अब आने वाला है। तो वी शुड बी रेडी फॉर दैट। उस चेंज के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। दुनिया में हमारी हैसियत भी बढ़ने वाली है। मतलब आज हमारी हैसियत ये है कि सोमालिया के अगर समुद्री डकैतों ने एक जहाज़ कब्जा कर लिया और वो जहाज़ में बुल्गारिया और तमाम देशों के नाविक हैं और हमें भारत के जहाज़ जाके उसको छुड़ा के ले आ रहे हैं, ये सब अमेरिका और ब्रिटेन ही किया करता था। मतलब तो ये अगर हम करने के हैसियत में पहुंच रहे हैं और बुल्गारिया का राष्ट्रपति हमें बधाई दे रहा है कि आपने हमारे लोगों को छुड़ा दिया, सो वी आर रीचिंग देयर जहां हमको पहुंचना चाहिए। हम उस दिशा में जा रहे हैं और अच्छा समय सर, आई एम सो हैप्पी। और हर भारतीय को गर्व भी होना बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको धन्यवाद किन शब्दों से करूं? ये तो मेरे लिए गर्व का विषय सर, आपके इंस्टीट्यूट में आने का और आपसे बात करने का, आपका जर्नलिज्म को लेकर के भी और एक विचारक की तरह से अपनी बात को रखने का जो एक तरीका है या अपनी बात को कहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और फिर मीडियम मिल गया है तो अब कहना ही चाहिए। बहुत बहुत आभार आपका यहाँ आने के लिए, हमसे बात करने के लिए, और ये यात्रा यूं ही चलती रहे और आप स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें और मस्त रहें। शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। IIP प्रेजेंट्स लेट्स टॉक भारत विद राजेश गोयल के इस एपिसोड को देखकर आपको कैसा लगा जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। आने वाले वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। आज के लिए इतना ही। बहुत आभार मंडल साहब का और हमारे जगदीश यादव सर का, जिनकी मेंटरशिप में हम फल फूल रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत जल्द लेट्स टॉक भारत की अगली कड़ी में। धन्यवाद, थैंक यू सर। नमस्कार, मैं दिलीप मंडल, प्रोफेशनल मीडिया कर्मी। लगभग 30 साल मैंने मीडिया में बिताए हैं और मुझे लगता है कि मीडिया के लिए ये इस समय दुनिया का सबसे अच्छा समय है और आप लोग भाग्यशाली हैं कि आप इस सबसे एक्साइटिंग समय में, सबसे दिलचस्प समय में, जिस समय लगभग 50-60 करोड़ का बड़ा ऑडियंस अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आपको देखना चाहता है। इतना बड़ा ऑडियंस हमें नहीं मिला था शुरुआती वर्षों में।
तो आप सब उस एक्साइटिंग समय के लिए तैयार होइए जब 5G आ जाएगा, गांव-गांव में वो स्क्रीन होगा और आप लोग अपनी बात पहुंचा रहे होंगे। जर्नलिज्म के लिए, फोटोग्राफी के लिए इतना अच्छा समय दुनिया में कभी नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप लोगों के लिए, मेरी मंगल कामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने आज जो समय हमें दिया, जो आपकी भावनाएं अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए दी हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। हम लोग तैयार हैं और आने वाले समय के लिए जो जर्नलिस्ट, फोटो जर्नलिस्ट हमें तैयार करने हैं, जो देश की सेवा में लगेंगे, समाज की सेवा में लगेंगे और विश्व को बताएंगे कि भारत आगे बढ़ रहा है। हम सभी को साथ लेकर के चलना है। आपका बहुत बहुत आभार सर, थैंक यू सो मच। ठीक है।